Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the poem Schoolboy. The poem Schoolboy हमने last time explanation देख लिया था, तो we'll see today the question answers of the poem, the Schoolboy. Okay, we'll come to working with the poem. Working with the poem पे हम आते हैं, ठीक है, और देखते हैं. Find 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. तो अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमको जॉय बताते हैं? तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे क्वेश्चन आंसर. The phrases that reflect the child's joy and happiness are love to rise in a summer morn. फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो बच्चा है वो बहुत ही खुश है. बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, तो जॉय के बारे में बात कर रहे हैं. द स्काईलार्क सिंग विथ मी एंड स्वीट कंपनी. तो ये सारे जो शब्द हैं वो हमको वो बच्चे के जॉय और हैप्पीनेस बताते हैं. ठीक है, चलिए नंबर 2. इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस. देख कंफर्म हो जाते हैं. देखिए इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, व्हिच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड. स्टैंजा 2 में मूड चेंज हो जाता है. कौन से शब्द आपको ये बताते हैं कि मूड चेंज हो रहा है? ठीक है, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, व्हिच वर्ड्स आर फ्रेजेस. The phrases that reflect the changed mood are: it drives all joy away and spending the day in sighing and dismay. तो ये जो फ्रेज है it drives all joy away और spend the day in sighing and dismay, वो हमको बताता है कि वो जो बच्चा है उसका मूड अभी चेंज हो रहा है. ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे ये तो आंसर्स रख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सबसे पहले. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या पॉज करके लिख दिया होगा. ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्रूअल आई आउट वॉन. इसका मतलब क्या होता है? अ क्रूअल आई आउट वॉन. ठीक है, द क्लासरूम विच इज शैबी और नॉइजी, द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट और अनइंटरेस्टिंग, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले. तो इसमें से कौन सा सही आंसर है भाई? ये जो सही आंसर है वो है द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल with lots of work and no play. तो अक्रूअल आई आउट वॉन का मतलब होता है भाई स्कूल में जो लाइफ होती है वो बहुत ही डल और अनइंस्पायरिंग होती है और वहां पे बहुत कुछ काम होता है, कोई प्ले करने को मिलता नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आप टिक कर दीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि भाई नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग. तो स्कूल में मुझे कुछ भी पता चलता नहीं है, जो भी टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कुछ भी पता चलता नहीं है. भले ही टीचर जो है वो लेक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि भाई कुछ पता चलता नहीं है. क्या हालत सेम है आपकी? नहीं ना? ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पोयम और उसके बाद हम देखेंगे एक नए चैप्टर को. तो इसको मैं बंद कर देता हूं और हम एक नया चैप्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं जो है हमारा चैप्टर नंबर 6. दिस इज जोडीज फोन. अब मुझे आपको कुछ बताना है. क्या बताना है? चलिए देखते हैं. मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, जो मुझे आपको बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डियर की, तो डियर के 2 टाइप्स होते हैं, एक मेल डियर और एक फीमेल डियर. ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल डियर की. भाई फीमेल डियर को बोला जाता है डो, DOE. ठीक है, याद रखना है बेटा आपको, फीमेल डियर को बोला जाता है डो. अब मेल डियर फीमेल डियर उनके बच्चे भी होंगे. तो अगर हम बच्चे की बात करें तो बेबी मेल डियर और होते हैं फीमेल बेबी फीमेल डियर. ठीक है, बेबी मेल डियर होता है और बेबी फीमेल डियर होता है. अब बेबी मेल डियर जो होता है उसको बोला जाता है FAWN फॉन, जिसका टाइटल में नाम है दिस इज जोडीज फॉन. तो ये जो बेबी मेल डियर होता है, ठीक है, वो उसको फॉन बोला जाता है, ये आपको याद रखना है. तो बेबी फीमेल डियर को हम क्या बोलेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं बेबी फीमेल डियर को क्या बोलेंगे. बेबी फीमेल डियर को बोलेंगे हम डो फॉन. ठीक है, बेबी फीमेल डियर को बोलेंगे हम डो फॉन.
तो ये आप समझ लीजिए बेटा, मेल डियर को तो डियर ही बोला जाता है, फीमेल डियर को बोला जाता है डो, DOE डो, ठीक है, डियर डो। अब बेबी मेल फियर जो बेबी मेल डियर जो होता है, ठीक है, एक छोटा सा डियर, बेबी डियर, ठीक है, जो है मेल, तो उसको हम बोलते हैं फॉन, FAWN फॉन। अब बेबी फीमेल डियर है तो उसको हम बोलते हैं डो फॉन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि दिस इज जोड़ीज फॉन क्या होता है, ठीक है, तो फॉन है भाई बेबी मेल डियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। हम रीड करें उससे पहले थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन में आपको मजा नहीं आएगा। क्या दिया है कि भाई डॉक्टर के पास जाने से छोटा सा कट या बर्न हो जाता है तो आप क्या घर पे ही सॉल्यूशन ला देते हैं उसका, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कोई होम रेमेडी सोच सकते हैं? आपके घुटने पे कोई कट लग गया, आपके आम पे कोई जलन हो गई, बर्न हो गया, जल गया कुछ, या आपको बी ने काट लिया, एक मधुमक्खी ने काट लिया, तो आप क्या करेंगे होम रेमेडीज में? ये आपको सोच लेना है। ये स्टोरी के अंदर जोड़ी के फादर जो है, ठीक है, वो एक रेटल स्नेक से उनको रेटल स्नेक ने काट लिया है। रेटल स्नेक एक टाइप का स्नेक होता है जिसकी पूंछ जो होती है उसके अंदर कुछ होता है जिससे वो जब पूंछ हिलाता है तो खड़ 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 आवाज आती है, ठीक है। जोड़ी के जो फादर हैं उनको रेटल स्नेक ने काट लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, वो एक डो को मार डाल रहे हैं, डो मतलब फीमेल डियर। तो एक फीमेल डियर को वो मार देते हैं और उसका हार्ट और लीवर यूज करते हैं वो पॉइजन को निकालने के लिए। अब कैसे यूज करते हैं वो अपने को पता नहीं है, वो एक साइंटिफिक बात हो गई, लेकिन यहाँ पे हमको स्टोरी के मुताबिक ये बोला गया है कि जोड़ी के फादर जो हैं वो डो को मार डालते हैं, ठीक है, और उसके हार्ट और लीवर को यूज करते हैं पॉइजन को निकालने के लिए। अब जोड़ी जो है वो यहाँ पे सोच रहा है कि वो जो छोटा सा फॉन मदर के बिना रह गया, ठीक है, उसका क्या करेंगे। तो उसकी माँ को तो मार दिया, डो को तो मार दिया, तो जो छोटा सा बच्चा था बेबी मेल डियर जो फॉन था उसका अब क्या होगा, ऐसा जोड़ी सोच रहा है। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं, लेट अस सी। जोड़ी allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. जोड़ी जो है वो अपने विचारों से वो फोन की बात नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है, वो अपने मन में से उसकी बात नहीं निकाल पा रहा था। उसके सपनों में जोड़ी ने उसके हाथ में वो फोन पकड़ा हुआ है, उनके आर्म्स में, आर्म्स मतलब हाथ में फोन को पकड़ा हुआ, छोटा सा फोन है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे, देखिए ये है जोड़ी, ये है उनके फादर और ये है छोटा सा फोन। और यहाँ पे हमको एक और पिक्चर भी दिया है जहाँ पे जोड़ी जो है वो फोन को हाथ में पकड़ रहे हैं। ये रहा ये पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर। तो जोड़ी जो है वो फोन पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है। चलिए हम आते हैं वापस। He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. तो वो टेबल पे से वहां पे से गया, खड़ा हुआ और फादर के बेड साइड मतलब फादर जहां पे सो रहे हैं, ठीक है। फादर का नाम है पेनी, PENNY। तो पेनी जहां पे सो रहे हैं उसके बाजू में गया। उनकी आंखें जो थी वो ओपन थी, क्लियर थी, लेकिन उनके प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब वो जो आंखों में काला होता है ना अंदर, वो अभी भी डार्क है और डायलेटेड, डायलेटेड मतलब बड़ा है, मतलब अभी उसका विजन जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, वो पॉइजन की आफ्टर इफेक्ट होगी। जोड़ी पूछ रहा है हाउ आर यू फीलिंग पा, कैसे आप महसूस कर रहे हैं पापा? जस्ट फाइन सन, ठीक हूं मैं बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग समवेयर एल्सवेयर बट वाजंट इट अ क्लोज शेव। ओल्ड डेथ मतलब वो जो ओल्ड डेथ मतलब वो मौत की बात कर रहे हैं कि भाई मौत जो है वो अब कहीं और चली गई है, ठीक है, कहीं और चली गई है, मुझे वो छुआ नहीं। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब बहुत ही नैरो एस्केप था, बहुत ही एकदम क्रिटिकली वो बच गए, ठीक है, बहुत ही हार्ड हुआ था उनको लिए बचना, लेकिन वो बच गए। बोलता है आई एग्री, जोड़ी बोला आई एग्री। पेनी बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय मतलब मुझे आप पे गर्व है बेटा, आपने जिस तरीके से केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मीनिंग हमको दिया है स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत ही शांत रहे आप,
पेनी ऐसा बोल रहे हैं, बहुत ही शांत रहे और जो करना चाहिए था वो आपने किया। जोड़ी को पेनी बोल रहे हैं। पापा, हाँ बोलो बेटा। पापा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? क्या आपको वो याद है, डो और फॉन? उनके पापा बोल रहे हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं कभी उनको भूल नहीं पाऊंगा। वो बेचारा जो डो था, वो बेचारी जो डो थी, उसने मुझे बचा लिया। वो तो सही बात है, दैट्स सर्टन। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। तो वो पापा को क्या बोल रहे हैं कि वो जो छोटा सा फॉन है, ठीक है, वो शायद बाहर ही होगा, शायद वहीं भी होगा, और शायद भूखा भी होगा और बहुत ही डरा हुआ होगा। पापा बोलते हैं, हाँ हो सकता है, सपोज सो। पापा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे मिल्क पीने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क? क्योंकि वो जो फॉन है उसको मिल्क अपना दे देंगे, मतलब वो गरीब परिवार से हैं, जोड़ी जो है उनका परिवार गरीब है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे मिल्क पीने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊं और मैं देखूं फोन कहाँ पे है। Why don't I go and see if I can find the phone? और आप यहाँ पे लेके आओगे, ऐसा उसके पापा ने पूछा। हाँ, और हम बड़ा भी करेंगे उसको, ठीक है। पेनी जो है वो चुपचाप लेटे हुए हैं, बस छत को देख रहे हैं। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहां पे मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। हेम्ड इन का मतलब ये हो गया कॉट इन अ सिचुएशन वेयर नो वन कांट से नो। तो भाई मैं मना नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं लगेगा पापा उसको बड़ा करने में, इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो वो जो है वो पत्ते और छोटे छोटे ब्राउन नट्स, अकॉर्न्स का मीनिंग हमको दिया है, छोटे छोटे ब्राउन नट्स वो खाने लगेगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, आपकी उम्र में, मतलब आपकी उम्र से आप ज्यादा स्मार्ट हैं। देखो पापा, हमने उसकी माँ को ले लिया, ठीक है, वी टुक इट्स मदर, एंड उसको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो भाई हाँ, श्योरली सही बात है भाई। इट सीम्स अनग्रेटफुल, वो बिल्कुल भी दया के बिना लगे, दयाहीन लगेगा अगर उसको हम भूखा छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं एक दिन भी नहीं देख सकता था डो के बिना, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता। आप लाना चाहते हैं अगर उसको घर पे, तो क्या मैं मिलविल के साथ जाऊं और मैं देखूं अगर मैं उसको ढूंढ सकता हूं? भाई मिलविल कौन है? तो मिलविल ये जो घुड़सवार आपको दिख रहा है फोटो के अंदर, वो है मिलविल, ठीक है। तो क्या मैं उसके साथ राइड करूं और मैं देखूं, सी इफ आई कैन फाइंड इट। अपनी मम्मा को बता देना मैंने बोला है कि आप जा सकते हैं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो जो है वो टेबल पे से वहां पे गया और नीचे बैठ गया। उसकी मम्मी जो है वो सबके लिए कॉफी दे रही थी। वहां पे एक डॉक्टर आए हुए थे जो उनके पापा को चेक करने के लिए आए थे, मिल व्हील था वहां पे। तो उसकी मम्मी कॉफी दे रही थी सबको। उसने बोला, उसकी मम्मी को, पा ने बोला है कि मैं फोन को ले आ सकता हूँ, ठीक है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। तो कॉफी का जो जग था उसके उनके हाथ में, उनकी मम्मी के हाथ में, वो हवा में ही पकड़ के रखा, वैसे ही बस चौंक गई वो। कौन सा फोन की बात कर रहे हैं आप? भाई वही फोन की हम बात कर रहे हैं जिसका डो हमने मार दिया था, जिसकी डो, डो मतलब उसकी मम्मी, हमने मार दी थी। हमने डो का लिवर यूज किया था पॉइजन को निकालने के लिए और पापा को बचाने के लिए। वो बोल रही है, हाँ भलाई के लिए, फॉर पिटी सेक। फॉर पिटी सेक मतलब दया के लिए, भलाई के लिए। पा ने बोला कि वो बहुत दयाहीन लगेगा अगर हम उसको भूखा छोड़ देंगे, ठीक है। डॉक्टर विल्सन जो वहां पे थे, उन्होंने बोला कोई सही बात है मैडम, कुछ भी ये दुनिया के अंदर फ्री नहीं मिलता है, ठीक है। उनको जो जिंदगी मिली है तो ये तो करना पड़ेगा। बॉय सही है और उसके पापा भी सही है। मिलविल ने बोला कि भाई वो मेरे साथ आ सकता है, ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प इन फाइंड इट। तो मैं उसको ढूंढ लूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। तो उन्होंने जो पॉट था वो नीचे रखा। वेल, अगर आप अपना मिल्क दे देते हैं, ठीक है, तो ही आप ला सकते हैं, हमारे पास तो कुछ और है नहीं उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, ऐसा उसकी मम्मी ने बोल दिया।
मिलविल ने बोला, कम ऑन बॉय, वी गॉट टू गेट राइडिंग। चलिए बॉय, चले जाते हैं राइडिंग करने के लिए। उसकी मम्मी जो थी उसने पूछा, आप लंबा समय तो नहीं लेंगे ना? यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। जोड़ी बोला, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो डिनर से पहले हम आ जाएंगे। मिलविल जो है वो हॉर्स के ऊपर बैठा और जोड़ी को पीछे उसने बिठाया। अब जोड़ी ने मिलविल से बात की, क्या आपको लगता है मिलविल कि फोन यहीं पे होगा? फोन स्टिल देयर? क्या आप मेरी मदद करेंगे फाइंड करने में उसको? अगर वो जिंदा है तो हम उसको ढूंढ लेंगे। विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही? कैसे आपको पता चला कि वो ही है? द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन। भाई वो जो स्पॉट्स थे डियर के ऊपर वो सारे एक लाइन में थे। ठीक है, एक डो फॉन जो होता है, एक फीमेल बेबी डियर होता है, उसके ऊपर स्पॉट्स हर जगह पे हितर तितर होते हैं, यहाँ वहां होते हैं। यहाँ पे जो स्पॉट्स थे वो एकदम लाइन में थे, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि वो एक मेल बेबी डियर था जिसको हम फॉन बोलते हैं। चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक पे आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? भाई आपके स्क्रीन पे मैं आंसर्स रख देता हूं। व्हाट हैज हैपेंड टू जोडीज फादर, ये रहे आपके स्क्रीन पे आंसर। भाई जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो जोड़ी के जो फादर थे उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? तो कैसे वो डो ने पेनी की लाइफ बचा ली? द डोज लिवर एंड हार्ट वेर यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पेनी। तो डो का जो लिवर था, जो हार्ट था, ठीक है, वो यूज किया गया पॉइजन को खींचने के लिए, जो पेनी के अंदर वो रेटल स्नेक काटने से घुल गया था। चलिए मैं 1 और 2 आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई डज जोड़ी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम? भाई जोड़ी फॉन को घर में क्यों लाना चाहता है? देखो, जोड़ी wanted to bring the fawn home because he felt that they had killed the doe for their purpose and the fawn had been orphaned for no fault of his own। तो जोड़ी फॉन को घर पे इसलिए लाना चाहता था क्योंकि उसने ऐसा महसूस किया, उसको ऐसा लगा कि हमने डो को हमारे काम के लिए मार दिया है, ठीक है, और वो जो फॉन है वो अब अनाथ हो गया है, अब उसका कोई फॉल्ट है ही नहीं अनाथ होने में। He kept thinking about the hungry and scared fawn. He felt that it was their responsibility to take care of the fawn or else it would starve to death। तो वो जो है वो कंटिन्यूसली फॉन के बारे में सोच रहा था, जो भूखा होगा, जो डर गया होगा, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली उनके बारे उस फॉन के बारे में सोच रहा है। उसने ऐसा भी उसको ऐसा भी लगा कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये फॉन का ध्यान रखें और एल्स वो भूख से मर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जोड़ी नो दैट द फॉन इज अ मेल? तो जोड़ी knew that the fawn was a male because the spots on his body were all in a line. His father had told him that on the body of a doe fawn the spots are in different directions। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जोड़ी जो है वो जानता था कि वो फॉन जो है वो मेल है क्योंकि उसके बॉडी पे जो स्पॉट्स थे वो सारे एक लाइन में थे। ठीक है, उनके पापा ने उसको बोला था जोड़ी को कि भाई डो फॉन जो होता है, फीमेल बेबी डियर जो होता है, ठीक है, उसमें स्पॉट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब बात करते हैं आगे, हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पार्ट 2। जोड़ी gave himself over to thoughts of the fawn, they passed the abandoned clearing। तो जोड़ी जो है वो फॉन के जो विचार उसमें आ रहे थे उसमें अपने आप को डाल दिया, वो विचार करने लगा फॉन के लिए। अब वो वहां से एक खुले एरिया में आ गए थे। अबैंडन मतलब एक छोड़ा हुआ खुला एरिया था वहां पे। जब वो वहां पे पहुंचे खुले एरिया में, ठीक है, तब उसने मिलविल को बोला, कट टू द नॉर्थ मिलविल, it was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। कट टू द नॉर्थ,
मतलब आप नॉर्थ की तरफ चलिए मिलविल, कट टू द नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ चलिए, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है वो मिलविल को कि भाई यहाँ पे हमने देखा था पा को, मतलब यहाँ पे पा को एक स्नेक ने काट लिया था और डो जो है वो यहीं पे हमने मारा था और यहीं पे मैंने वो फॉन देखा था, ठीक है। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। सडनली जोड़ी को एक फीलिंग आया कि मिलविल मेरे साथ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अगर फॉन मर गया है या उसको नहीं ढूंढ पाए हम, तो अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसको जो उदासी महसूस होगी, उसको जो बुरा लगेगा, ठीक है, वो मिलविल को वो बताना चाहता नहीं है, ठीक है। एंड इफ द फॉन, अगर फॉन मिल भी गया, इफ द फॉन वाज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। तो मीटिंग इतनी लवली होगी, इतनी सीक्रेट होगी, ठीक है, वो फोन के साथ, कि वो किसी के साथ वो शेयर करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मिलविल अगर उसके साथ ना हो तो बढ़िया, ऐसा उसको लगा। अगर फोन डेड होगा तो वो उदासी जो है वो मिलविल को नहीं बताना चाहता है, और अगर फोन मिल गया तो वो मीटिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया होगी, तो वो शेयर नहीं करना चाहता है मिलविल के साथ। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो अब जोड़ी जो है वो मिलविल से छुटकारा पाना चाहता है, तो ऐसा बोला मिलविल ने को कि भाई अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वो जो झाड़ी झांक रहे हैं वहां पे स्क्रब है, झाड़ियां हैं, ठीक है, वो बहुत ही थिक है, हॉर्स वहां से पास नहीं हो पाएगा, मुझे पैरों से ही जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ पैरों से। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो मिलविल जो है वो यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं उनको कि भाई मुझे बहुत डर लगता है आपको अकेले छोड़ने में बेटा। सपोज आप खो गए तो, या तो फिर आपको किसी स्नेक ने काट लिया तो, जैसे आपको पापा को काटा था वैसे ही आपको भी काट लिया तो क्या करेंगे। तो जोड़ी बोलते हैं भाई मैं ध्यान रखूंगा, आई टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ ही इज वॉन्डर्ड, लीव मी ऑफ राइट हियर। तो यहाँ पे वो बोल रहा है जोड़ी कि भाई हाँ मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा, थोड़ा समय लगेगा मुझे फोन को ढूंढने में, अगर वो भटक गया है तो मुझे यहीं पे आप छोड़ दीजिए। अब मिलविल जो है वो हाँ बोल रहा है, ऑल राइट, बट आप ध्यान रखिएगा अपना, आपको पता है ना नॉर्थ कहाँ है ईस्ट कहाँ है। तो जोड़ी ने बताया कि हाँ देयर एंड देयर, ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट। ये जो बड़ा सा पाइन ट्री है, ठीक है, वो मेरे लिए एक बेरिंग का काम करता है। बेरिंग मतलब एक कंपास का काम करता है जो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। तो वो जो बड़ा सा पेड़ है वो मुझे डायरेक्शन बताएगा। ओके बाय बाय बोला, सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मतलब बाय बाय ही होता है। मिलविल आई एम ऑब्लाइज, थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज का मतलब थैंक यू। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो अब वो जो घोड़े के नाल की आवाजें थी वो धीरे धीरे जा रही थी, दूर जा रही थी, और वो वेट कर रहा था खत्म होने की, घोड़े की आवाज चली जाए, मतलब मिल विल दूर चला जाए, उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ा। स्क्रब जो था वो बहुत ही हार्ड था, वो जो झाड़ियां थी वो बहुत ही हार्ड थी, ठीक है। ये पूरे साइलेंस में, फॉरेस्ट के अंदर पूरा साइलेंस था, और वो जो झाड़ियां टूट रही थी जब वो पास हो रहा था वही सुनाई दे रही थी। तो जब आप पास होते हैं बड़ी घनी झाड़ियों से पास होते हैं तो वो जो छोटी छोटी डालियां होती है वो टूट जाती हैं आपसे, तो उसकी ही आवाज खाली सुनाई दे रही थी, बाकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसको एक समय तो ऐसा लगा कि शायद वो एक रास्ता भूल गया है, ठीक है। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। तब वहां पे एक बजर्ड आया। बजर्ड क्या होता है बेटा? एक लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो एक बड़ा सा बर्ड होता है वल्चर के जैसा, ठीक है, जो डेड एनिमल्स का जो मांस होता है वो खाता है, ठीक है। तो एक बजर्ड वहां पे उसके सामने उठा और अपने विंग्स उसने हवा में फ्लैप किए, ठीक है। और वो अब जब झाड़ियों से बाहर निकला तो बड़े बड़े ओक के झाड़ थे वहां पे, वो पहुंचा, एक खुली जगह थी और ओक के झाड़ थे वहां पे। बजर्ट जो है वो एक डो के अराउंड, डो का जो पूरा बॉडी था, ठीक है, उसके इर्द गिर्द सर्कल में बैठे हुए थे वहां पे। उन्होंने अपना सर जो है वो जोड़ी की तरफ किया क्योंकि उन्होंने जोड़ी को देखा, ठीक है। और जोड़ी ने एक बड़ी सी डाली जो थी वो उनकी तरफ फेंकी, ठीक है, तो वो उड़ के एक बाजू वाले ट्री पे बैठ गए। अब वहां पे जो फुटप्रिंट्स थे, ठीक है, नीचे जो जमीन पे मट्टी में, सैंड में
जो प्रिंट्स थे वहां पे पता चला उसको कि बहुत ही बिग कैट्स वहां पे आए हैं, तो फ्रेशली एक डो को बड़े जानवर ने मार दिया है, मतलब कोई टाइगर होगा या कोई लेपर्ड होगा या लायन होगा या कोई चीता होगा, तो उसने अभी अभी ये डो को मार दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये डो को ये बर्ड्स के लिए छोड़ दिया है, बजर्ड्स के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कैरी ऑन बर्ड्स का मतलब ये होता है कार्निवोरस बर्ड्स, ठीक है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. तो वहां पे ग्रास को देखा, ठीक है, बड़ी सी ग्रास उगी हुई थी, तो ही पार्टेड द ग्रास वही जगह पे जहां पे उसने फॉन को देखा था, और उसको लगा कि यार ये तो यस्टरडे की ही बात है, फॉन वहां पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग में इर्द गिर्द सारी जगह पे देखा उसने, खुली जो जगह है वहां पे सारी जगहों पे उसने देखा, कोई साउंड नहीं है, कोई साइन नहीं है। अब बजट जो है वो अपने विंग्स वो झाड़ पे बैठ के फैला रहे हैं, क्योंकि उनको उनका काम करना है कि नहीं, वो वहां पे खाना खाना है, ठीक है। इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, इम्पेशेंट मतलब एकदम अधीरे हो चुके हैं वो वापस वहां पे जाने के लिए डो के पास। अब जोड़ी जो है वो वहां पे स्पॉट पे पहुंचा, और फोन जहां पे उनको दिखा था वहां पे वो चार पैरों पे बैठ गया, मतलब हाथ पैरों पे नीचे, घुटने के बल नीचे बैठा, और ध्यान से देखने लगा जमीन पे कि क्या कोई छोटे स्मॉल हुफ प्रिंट्स है कि नहीं, मतलब वो फॉन के पैरों के निशान है कि नहीं। The night's rain had washed away all the tracks except those of cats and buzzards. तो रात की जो बरसात पड़ी थी उसकी वजह से सारे जो फुटप्रिंट्स थे वो मिट गए थे, और खाली वो बिल्ली मतलब वो बड़े से बिग कैट या कोई लायन या कोई टाइगर आया होगा उसके फुटप्रिंट दिखे, और बजर्ड्स के फुटप्रिंट दिखे। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं। जोडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजंस। कौन से दो रीजन थे, तो मैंने आपको अभी बताया कौन से दो रीजन थे, ठीक है। Jody did not want Millville with him for two reasons. One reason was that if the fawn was dead or could not be found, he did not want him to see his disappointment. तो भाई एक रीजन ये था कि अगर फॉन डेड होता या उसको मिला नहीं, तो वो मिलविल को अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं बताना चाहता है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था, द सेकंड रीजन वाज दैट इफ दे फाउंड द फॉन देन द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडेयर टू शेयर इट। तो दूसरा रीजन ये था कि अगर फॉन मिल गया, ठीक है, तो मीटिंग बहुत ही लवली और सीक्रेट होनी चाहिए, और वो किसी के साथ वो शेयर करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। भाई मिलविल इसलिए जोड़ी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, एज ही वाज अफ्रेड दैट जोडी कुड लूज हिज वे और गेट बिटन बाय अ स्नेक। तो शायद जोड़ी जो है वो भटक जाए या तो फिर उसको कोई स्नेक काट ले, तो इसलिए वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों आंसर्स मैंने रख दिए हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या ये क्वेश्चन आंसर्स आपने लिख दिए होंगे। तो बच्चा लोग हम पार्ट 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आज करे हैं जो पोएम के हैं और ये चैप्टर के हैं, वो सारे आपको फेयरबुक के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।